करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में जो पहला साइकिल होता है उसको हम रीड करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर कल की जो क्लास थी उसमें हमने ये देखा था कि जो रेस्पिरेशन होता है वो बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें एनर्जी को प्रोड्यूस करने का एक सोर्स होता है। ठीक है, मतलब सोर्स अगर एनर्जी अगर आपको चाहिए तो फूड जो है उसको आपको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, दैट मीन्स उसको जलाना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो भी इनटेक होता है, ठीक है, खाने में हम चाहे जो भी खाएं वो जाकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये कन्वर्सेशन हवा से जो ऑक्सीजन आती है उसके थ्रू ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होता है और अब्सेंस में भी होता है। दोनों तरह के रेस्पिरेशन मैंने आपको बताए थे, एक एरोबिक होता है, एक एनएरोबिक होता है। फिर एयर हमारे अंदर आती कैसे है ये भी हमने देखा था, और ब्लड में उसका डिफ्यूजन किस तरह से होता है। ठीक है, और फाइनली वो सेल तक जाती है। ठीक है, तो आप एक पिक्चर अपने माइंड में ये क्लियर कीजिए कि हमने एक बार सांस ली जिससे एयर जो है हमारे बॉडी के अंदर गया और लंग्स में जाकर के जब ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज हो गई। ठीक है, ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है कि एयर को आपने एटमॉस्फेयर से गेन किया और वो जाकर के कहाँ पर डिफ्यूज हो चुकी है, अब ब्लड में। अब ब्लड का काम यहाँ से शुरू होता है। ब्लड में हमें पता है कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसका काम होता है ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करना। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को, एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को अटैच करता है, 4 अणुओं को अपने साथ जोड़ता है और फिर वो बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन करके वो हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उन सभी में ब्लड जब जाता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी उसके साथ जाता है और फाइनली जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी सेल तक पहुंच जाती है जहां पर ये सारी चीज़ें हो रही होती है। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि सेल के अंदर या सेलुलर लेवल पर रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। भाई एक एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर की एक वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है रेस्पिरेशन का, वो तो हमने समझ लिया, बट अब सेलुलर लेवल पर किस तरह से होता है और क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है वो हमें वन बाई वन देखना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई हमारी सेल है। ठीक है, ये हमारी एक सेल है जहां तक अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है, मतलब ऑक्सीजन आ चुकी है। ये सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इसका, और ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर तो सभी को पता होगा। तो फाइनली क्या हुआ है कि ऑक्सीजन यहाँ पर आ चुकी है जिसकी ज़रूरत थी किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि सेल जो है वो हमारा फंक्शनल यूनिट है, तो जो सारा काम होना है वो जाकर के कहाँ पर ही होना है, सेल में ही होना है। तो जब ऑक्सीजन यहाँ पर आ चुकी है उसके बाद में यहाँ से देखिए 3 तरह के साइकिल हम पढ़ने वाले हैं। पहला तो होता है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, जो कि आज हम पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस साइकिल में क्या होने वाला है कि जो हमारी बॉडी की सेल ने या जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने जो ग्लूकोज प्रोड्यूस किया है जो कि ब्लड के थ्रू कहाँ पर आ रहा है, वो भी सेल में आ रहा है। भाई ग्लूकोज भी सेल में आ चुका है, जो भी रॉ मटेरियल है ग्लाइकोलिसिस को स्टार्ट करने के लिए वो सब आ चुके हैं। ग्लूकोज भी आ चुका है, ऑक्सीजन भी आ चुकी है और बाकी की सारी चीज़ें तो सेल के पास ऑलरेडी पहले से ही है। तो अब हो क्या रहा है कि 3 तरह के हमारा जो एम है वो क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करना। फाइनली हमको क्या चाहिए, एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट मींस एनर्जी। और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए 3 तरह के साइकिल हम पढ़ेंगे, जो कि पहला है ग्लाइकोलिसिस साइकिल, दूसरा हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल और लास्ट में उसका ऑक्सीडेशन करके हम एनर्जी जो है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो अब ग्लाइकोलिसिस में शुरू करने से पहले एक चीज और बता देता हूं कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो होता है वो एरोबिक और एनएरोबिक दोनों तरह की कंडीशन में होता है, मतलब वायुवीय श्वसन भी होता है और अवायुवीय श्वसन भी होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी ग्लाइकोलिसिस होता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्लाइकोलिसिस होता है। दैट मीन्स कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सभी में ग्लाइकोलिसिस होता है, चाहे उनमें रेस्पिरेशन किसी भी तरह का हो रहा हो। ठीक है, चाहे उनमें आपका हवा की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा हो, या हवा की अनुपस्थिति में हो रहा हो, ग्लाइकोलिसिस तो होना ही होना है। ठीक है, बट फिर डिफरेंस क्या हुआ एरोबिक और एनएरोबिक में? देखो, वायुवीय और अवायुवीय श्वसन में अंतर जो है वो इसके बाद शुरू होता है। ग्लाइकोलिसिस तो कॉमन पाथवे है जो दोनों तरह की रेस्पिरेशन में होना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि अगर कंडीशन एरोबिक है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तब
ग्लाइकोलिसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किस में चला जाएगा, क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल और उसके आगे का जो साइकिल है वो बिना ऑक्सीजन के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स कि क्या हुआ कि जो एनएरोबिक ऑक्सीडेशन है या एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन है, अवायवीय जो श्वसन है, वो ग्लाइकोलिसिस पर आकर कहाँ पर टर्न हो जाता है, फिर ग्लाइकोलिसिस से उसका आगे जो पाथवे होता है वो होता है फर्मेंटेशन, किण्वन, ठीक है। किण्वन हम सबको पता है कि किण्वन जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है और बनाता क्या है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्लाइकोलिसिस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, हर सेल में होगा, बट अगर ग्लाइकोलिसिस से जब पायरुविक एसिड बना और पायरुविक एसिड जब अगली स्टेप में जाएगा तब जाकर के आपको ये पता चल पाएगा कि यहाँ पर अब अगर एरोबिक सिचुएशन होगी, वायवीय श्वसन होगा तो क्रेब्स साइकिल आगे चलेगा, और अगर अवायवीय सिचुएशन होगी तो पायरुविक एसिड कहाँ पर चला जाएगा, वो चला जाएगा फर्मेंटेशन मतलब किण्वन की तरफ। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। तो अब हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारा ऑक्सीजन लेकर यहाँ पर आ चुका है सेल के अंदर, और सेल के अंदर जो है आपका ग्लूकोज पहले से ही अवेलेबल है, जिसका कि ऑक्सीडेशन या जो साइकिल का सबसे पहला कंपाउंड है जहाँ से साइकिल शुरू होगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अब ये ग्लाइकोलिसिस जो पूरा साइकिल ये हो कहाँ पर रहा है, ये हो रहा है सेल के साइटोप्लाज्म में, मतलब सेल का जो लिक्विड होता है, कोशिका द्रव्य जिसको हम बोलते हैं, वो वहाँ पर ये ग्लाइकोलिसिस का पूरा साइकिल होता है, ठीक है। और यही कारण है कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो दोनों तरह की सिचुएशन में होता है, क्योंकि देखिए जो सेल अवायवीय श्वसन करती है मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वहाँ पर भी साइटोप्लाज्म तो होता है, ठीक है, और जो सेल आपका वायवीय श्वसन करती है मतलब एरोबिक श्वसन करती है, वहाँ पर भी साइटोप्लाज्म होता है, मतलब कि आपकी वर्ल्ड की कोई सी भी सेल हो उसमें साइटोप्लाज्म तो है, और साइटोप्लाज्म अगर है तो ग्लाइकोलिसिस भी होगा। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनएरोबिक दोनों तरह की सिचुएशन में होता है, ठीक है। तो समझिए इसको कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर हो रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले तो ऑक्सीजन आ ही चुकी है, बट ऑक्सीजन की इसमें कोई खासी ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी, क्रेब्स साइकिल में। फिर जो भी रॉ मटेरियल है जैसे कि ग्लूकोज जहाँ से शुरू होना है वो सेल के पास अवेलेबल है, ठीक है। अब चलिए हम इस पर आ जाते हैं कि अब ग्लाइकोलिसिस में एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बन कंटेनिंग कितने होते हैं, 6। एक ग्लूकोज के अणु में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है, मतलब ये 6 कार्बन परमाणुओं वाला एक कंपाउंड है। तो ग्लूकोज बना, ठीक है। अब ग्लूकोज में जैसे देखिए कोई भी बिजनेस को स्टार्ट जब हम करते हैं तो हमें कुछ इन्वेस्ट करना होता है, भाई कोई भी काम आप शुरू करोगे तो उसके लिए क्या लगता है, पैसा लगता है, एनर्जी लगती है। तो वैसे ही यहाँ पर हम ग्लाइकोलिसिस साइकिल जब शुरू होगा तो उसको स्टार्ट करने के लिए भी हमें एटीपी प्रोवाइड करना पड़ेगी। एटीपी का मतलब क्या है, एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट मीन्स एनर्जी का यूनिट, ठीक है। तो एनर्जी का जो यूनिट है मतलब एनर्जी आपको पहले देनी पड़ेगी। अब एनर्जी लास्ट में भी क्या बन रही है, हमारे पास एनर्जी बनेगी, ठीक है, बट जितनी एनर्जी हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे उससे ज़्यादा एनर्जी हमको वहाँ पर मिलेगी, ठीक है। जैसे बिजनेस में हम पैसा कम लगाते हैं बट उसका जो फायदा है वो ज़्यादा होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी हम एनर्जी कम देंगे पर लास्ट में जो एनर्जी हमको मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस शुरू होता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में क्या हुआ, सबसे पहले हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ठीक है, मैं यहाँ पर हिंदी में भी लिखता जाता हूँ, ठीक है। तो ये है आपका हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एटीपी जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है, मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट किस में हो जाता है, एडीपी में। मतलब कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब एक जो फॉस्फेट है वो कहाँ चला गया है, वो रिएक्शन में चला गया है, ठीक है। एक जो आपका फॉस्फेट है वो रिएक्शन के अंदर यूज कर लिया गया है, कंज्यूम कर लिया गया है, ठीक है। अब आगे चलिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज ने एटीपी को एब्जॉर्ब करके हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसकी प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज। अब आगे देखिए कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बन चुका है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म, और उससे बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट।
आइसोमेरिज्म में क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस है जो होना आपको पता होना जरूरी है। आइसोमेरिज्म को हिंदी में बोला जाता है समावयवता। अगर आपने साइंस पढ़ा है तो आपने ये टर्म जरूर सुना होगा कि समावयवता जो है उसका मतलब क्या होता है। देखिए, दैट मीन्स कि एक जैसे मॉलिक्यूलर मास वाले दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका ग्लूकोज है और ये आपका फ्रक्टोज है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो दोनों किससे बनते हैं भाई? शुगर के एक मॉलिक्यूल का जब ब्रेक डाउन होता है तो एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल बनता है सुक्रोज का। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। भाई ग्लूकोज का भी यही फॉर्मूला है, फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस उनके स्ट्रक्चर का है। क्या स्ट्रक्चर है? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है और फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन ग्लूकोज में भी है और 1 2 3 4 5 6 कार्बन फ्रक्टोज में भी है। ठीक, ये दोनों चीजें तो समान है। दूसरा फिर इसमें अंतर क्या है? अंतर इसमें यह है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसमें केवल एक ही साइड चेन है। ठीक है, साइड चेन का मतलब जिससे हमारा फॉस्फेट ग्रुप आकर के क्या होने वाला है? अटैच होने वाला है। क्योंकि फाइनली जब तक फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं होगा तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में केवल एक ही साइड चेन है जिससे ये एक फॉस्फेट अटैच हो गया है। फाइन। बट फ्रक्टोज में अगर आप देखोगे तो साइड चेन कितनी है? 2 साइड चेन। ठीक है, एक कार्बन यहां पर भी है, एक कार्बन यहां पर भी है। तो फ्रक्टोज के पास 2 साइड चेन है। दैट मीन्स कि उसमें फॉस्फेट कितने अटैच हो सकते हैं? 2 फॉस्फेट अटैच हो सकते हैं। मतलब कि फ्रक्टोज हमारे ज्यादा काम का है अपेक्षा ग्लूकोज का जो प्रोडक्ट आपका बना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसकी जगह फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है। मतलब इस साइकिल के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें 2 साइड चेन है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स। इन्हें बोला जाता है समावयवी। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ कि जब 2 कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं? डिफरेंट है। उनकी संरचना कैसी है? भिन्न भिन्न है। इसीलिए उसको हमने कह दिया आइसोमेरिज्म। ठीक है, और ये होता है आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस। चलिए ठीक है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। तो देखिए हमने सेलुलर रेस्पिरेशन शुरू किया है जो कि इंडिविजुअल सेल में होता है। मतलब प्रत्येक कोशिका में, शरीर की प्रत्येक कोशिका में होता है, चाहे वो एरोबिक हो या एनएरोबिक, मतलब वायुवी हो या अवायुवी हो, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो या ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो। ठीक है, तो अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन लेकर यहाँ पर आ चुका है, अब काम किसका शुरू हुआ है? अब सेल का काम शुरू हुआ है। ठीक है, सिस्टम ने अपना काम कर दिया है। सेल के पास ऑक्सीजन आ चुकी है, सेल के पास ग्लूकोज आ चुका है। अब सिस्टम क्या चाहता है? सिस्टम ये चाहता है कि ये सेल जो है इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके, इस ग्लूकोज को प्रोसेस करके क्या प्रोवाइड करे? एनर्जी प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर एनर्जी जब प्रोवाइड हो रही है तो यहाँ पर 3 तरह के साइकिल होते हैं सेल के अंदर। पहला साइकिल होता है ग्लाइकोलिसिस साइकिल, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, जो स्टूडेंट अच्छे से सुन पा रहे थे वो भी एक बार रिपीट मैं कर रहा हूं तो और अच्छे से उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को आवाज क्लियर नहीं आया था इसलिए मैं इसे रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर ग्लाइकोलिसिस शुरू हुआ। ग्लाइकोलिसिस के लिए चाहिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ग्लाइकोलिसिस होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म हर सेल में होता है, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो, मतलब कि चाहे वायरस बैक्टीरिया की कोई सेल हो या कोई वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म की सेल हो, सब में साइटोप्लाज्म होता है। इसलिए ग्लाइकोलिसिस भी सभी में होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस सब में होता है। उसके बाद का जो पाथवे है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर O2 की प्रेजेंस में होना है तो पायरुविक एसिड के बाद यहां से रिएक्शन कहां पर चली जाएगी? क्रेब्स साइकिल में। और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर यहां से रिएक्शन कहां टर्न हो जाएगी? फर्मेंटेशन की तरफ, मतलब किडवन की तरफ। ठीक है, मतलब ग्लाइकोलिसिस तो होना ही होना है सभी में। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, यहां पर एटीपी कंज्यूम करके, ठीक है, अब ये एटीपी उसको कौन दे रहा है? ये हम खुद दे रहे हैं, मतलब हमारी सेल दे रही है। सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसको एटीपी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, क्यों प्रोवाइड कर रहा है? क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना जरूरी है। ठीक है, मतलब एक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है कोई भी काम को शुरू करने के लिए। तो वही ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा उसको प्रदान कर रहा है आपका सेल का माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी दिया। अब एटीपी
एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये कन्वर्ट हुआ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। मतलब यहाँ 3 फॉस्फेट थे, यहाँ 2 है, एक फॉस्फेट कहाँ चला गया, इस रिएक्शन में यूज कर लिया गया है। फाइन, चलो, तो ये जो रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में हो रही है, हेक्सोकाइनेस रिएक्शन की प्रेजेंस में ग्लूकोज कन्वर्ट होकर बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फाइन, ग्लूकोज ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, फिर इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है, या वो अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका क्या रीजन है, इसका रीजन मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। ठीक है, बट उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो संरचना है वो अलग अलग होती है। कैसे अलग अलग होती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है और ये फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसमें आप देखोगे कि साइड चेन एक ही है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 छठवां कार्बन जो है वो साइड चेन में है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो साइड चेन है वो यहाँ पर 2 साइड चेन है, मतलब एक फर्स्ट कार्बन भी साइड चेन में है और लास्ट कार्बन भी साइड चेन में। साइड चेन का मतलब है पार्श्व श्रृंखलाएं। ठीक है, और यही वो पार्श्व या साइड चेन होती हैं जिनमें कोई अदर सब्सटेंस आकर ऐड हो सकता है, क्योंकि अदरवाइज तो वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पूरा एक जैसा ही है, मतलब उसको किसी को अटैच करने की क्या जरूरत है। जब तक साइड चेन अवेलेबल नहीं है तब तक कि आपका कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। इसीलिए जिसके पास ज़्यादा साइड चेन है वो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। तो इसीलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को जो है आइसोमेरिज्म के थ्रू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, आइसोमेरिज्म वो प्रोसेस है जिसमें किन्हीं आइसोमर्स होते क्या है, आइसोमर्स मतलब होता है कि ऐसे 2 कंपाउंड जिनका फॉर्मूला एक ही हो बट स्ट्रक्चर कैसे हो, अलग अलग, उसको बोला जाता है समावयवता। तो फाइनली बन गया हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक, अब यहां पर फिर से एक एटीपी का मॉलिक्यूल हम इसको क्या करते हैं, कंज्यूम करा रहे हैं, इसको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, इसको हम दे रहे हैं। ठीक है, और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 1 फॉस्फेट यहां पर और अटैच हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा था ना कि यहाँ पर 2 आपकी साइड चेन है, तो दोनों जगह एक एक फॉस्फेट अटैच हो सकता है। तो आप देखोगे कि 1,6 बाई फॉस्फेट, यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, इसमें एक और फॉस्फेट अटैच हुआ है। वो फॉस्फेट कहाँ से आया है, वो अगली एटीपी से आया है। यहाँ पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, तो वो एक फॉस्फेट यहाँ चला गया और बचा क्या, डाइफॉस्फेट। तो अब फाइनली अगर मैं ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाता हूँ तो ये किस तरीके का बनेगा कि आप देखोगे कि एक फॉस्फेट 1 पोजीशन पर है, ये देखिए ये 1, और एक फॉस्फेट कहाँ पर है, 6 पोजीशन पर है, और कुल मिला के कितने हैं, 2 हैं। तो नॉमेनक्लेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसका नाम क्या लिख सकते हैं कि फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट। बात समझ में आई कि यहाँ पर ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज का यूज हमने क्यों किया, क्योंकि फ्रक्टोज में हम 2 फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर सकते हैं, फ्रक्टोज के अंदर 2 फॉस्फेट समूह को हम जोड़ सकते हैं। फाइन, चलो अब आगे चलें। तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, 2 टुकड़ों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, 2 भागों में टूट जाता है। इसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको बोला जाता है DHAP। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है, DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। मतलब कि इसमें कौन सा ग्रुप है भाई, इसमें जो है वो एसीटोन वाला ग्रुप है। एसीटोन का ग्रुप कौन सा होता है, ये देखो, ये होता है एसीटोन का ग्रुप। ठीक है, ये एसीटोन का ग्रुप है, और यहां पर इसका नाम पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड मतलब यहां पर क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का ग्रुप कौन सा होता है, ये रहा एल्डिहाइड। फाइन, तो मतलब कि जो बाइफॉस्फेट था उसको हमने बीच में से क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और एक पार्ट मतलब कीटोन और दूसरा पार्ट क्या है, एल्डिहाइड। कीटोन और एल्डिहाइड दोनों एक ही कैटेगरी के कंपाउंड होते हैं, जिनको हम कार्बोक्सिलिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, इनके पास ये वाला ग्रुप जो है वो होता है, एल्डिहाइड में CHO होता है और कीटोन में CO होता है। फाइन, मतलब कि इन दोनों का जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ डबल बॉन्ड से अटैच होता है। ये देखो, ये कार्बन के से भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है, और एल्डिहाइड में भी कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है। फाइन, चलो अब क्या हुआ कि टोटल इसके पास फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो था उसके पास टोटल कार्बन कितने थे, तो काउंट करो जरा, गिनो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन थे। अब यहां पर आप देखोगे कि जब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो ये ग्लिसरैल्डिहाइड के पास 3 कार्बन है
और आपका जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है उसके पास भी कितने कार्बन है? 3। तो यहां पर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो चुका है, 2 पार्ट्स में टूट चुका है, 2 टुकड़ों में टूट चुका है। एक बना है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक बना है आपका जो 3 कार्बन वाला कीटोन एसीटोन वाला कंपाउंड बना है। ठीक, अब देखो, अब यहां से हम क्या आगे जब साइकिल बढ़ेगा तो इन दोनों में से किस कंपाउंड को लेके आगे साइकिल बढ़ने वाला है? दैट मीन्स कि एल्डिहाइड वाला ग्रुप आगे जाएगा ग्लाइकोलिसिस में या कीटोन वाला ग्रुप आगे जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए भी आप ऐसे समझ सकते हो कि कीटोन जो ग्रुप होता है वो दोनों तरफ से क्लोज्ड चेन में होता है। जैसे मान लो ये मैंने एक कीटोन का एग्जांपल लिखा, ये देखिए ये कीटोन का एक एग्जांपल लिखा, तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो कार्बन है ये इस तरफ भी मिथाइल ग्रुप से अटैच है और इस तरफ भी मिथाइल ग्रुप से अटैच है। दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई भी नया एडिशन कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर है भी तो उसके लिए फिर से हमें एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक, और एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो एल्डिहाइड में देखिए जो फंक्शनल ग्रुप है वो लास्ट में होता है या तो फिर इनिशियल पोजीशन पर होता है, मतलब या तो शुरू में होगा या फिर लास्ट में होगा। दैट मीन्स कि यहाँ से, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से किसी भी कंपाउंड को अटैच करना इजी होगा। ये जो ग्रुप है ये तो बीच में है, दोनों तरफ से इस पर पहरा लगा हुआ है, बट ये जो कंपाउंड है इसमें जो ग्रुप है ये एंड में है, इसीलिए यहाँ पर एल्डिहाइड जो है आपका ग्लिसरैल्डिहाइड जो है ये रिएक्शन में आगे जाता है। ठीक है, तो चलो अब उस तरफ आ जाओ। इस तरफ का सारा पोर्शन आ गया आपको कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, और लास्ट में जब वो ब्रेक डाउन होता है तो DHAP और ग्लिसरैल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल बनता है। फाइन, चलो अब आगे चलो। तो आगे आप देखोगे कि ग्लिसरैल्डिहाइड के 3 जो ग्लिसरैल्डिहाइड ट्राइफॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल हमने लिए। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल यहां पर हमें लेना पड़ रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल के साथ ये ग्लाइकोलिसिस जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो ग्लिसरैल्डिहाइड जो कि कार्बोक्सिलिक कैटेगरी का ही एक कंपाउंड है और उसमें फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, ये 2 मॉलिक्यूल के साथ इस ग्लाइकोलिसिस में आगे बढ़ रहा है। फाइन, अब देखो तो क्या हो रहा है इसके साथ ये हो रहा है कि यहां पर डिहाइड्रोजिनेस का क्या मतलब हुआ? डी का मतलब है निकलना और हाइड्रो मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, तो डिहाइड्रोजिनेज मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रही है? रिमूव हो रही है। मतलब कि ये जो आपका कंपाउंड है ग्लिसरैल्डिहाइड, इसके अंदर से 2 हाइड्रोजन के एटम जो है वो क्या हो रहे हैं, ये यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, हाइड्रोजन यहाँ से निकल रही है। फाइन, इतनी चीज हमको समझ में आ जाती है कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है। दैट मीन्स कि 2 हाइड्रोजन निकल रही है। ठीक है, अब हाइड्रोजन के निकलने का मतलब क्या हुआ? जब भी किसी रिएक्शन से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये 2 तरह की रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब या तो ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना। फाइन, और रिडक्शन का मतलब होता है या तो हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना। इनके और भी मतलब होते हैं, पर अभी हमारे काम का क्या है कि हाइड्रोजन निकला मतलब कि क्या हो गया? हाइड्रोजन निकला मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हो गया? ग्लिसरैल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, और हमें पता है, हमें अच्छे से पता है, क्या पता है कि देखो कि जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड बनता है। फाइन, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? एसिड बनेगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनेगा। तो यहाँ पर देखो आप कि ये जो एल्डिहाइड है ये तो एल्डिहाइड है ना, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बना? यहाँ पर आप देखोगे कि एसिड बना। ये लास्ट में एसिड लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। अब दूसरी बात करें, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में यहां पर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकले, तो अब जो बाहर मॉलिक्यूल जा रहे हैं उनको कैरी करने के लिए भी तो कोई आपको चाहिए ट्रांसपोर्ट। ठीक है भाई, कोई भी सब्सटेंस अगर एक्स्ट्रा वहां से निकल रहा है तो उसको वहां से हटाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? वो आगे की रिएक्शन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है हमारा, उसको कैरी करने के लिए आता है NAD पॉजिटिव के 2 मॉलिक्यूल।
ठीक है। NAD मतलब क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखा है कि निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, मतलब कि NAD जो है ये भी एक तरह से आप बोल सकते हो कि एनर्जी का ही एक यूनिट है, या ATP जो होता है ATP से बड़ा यूनिट होता है, ठीक है। NADH जो है वो ATP से क्या है, बड़ा यूनिट है। यहाँ पर आप देखोगे कि एक NADH में 2 ATP के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है। वो कितने मॉलिक्यूल कैरी करता है, 2 ATP के मॉलिक्यूल कैरी करता है, मतलब कि 2 ATP से आपको जितनी एनर्जी मिलेगी उतनी एनर्जी एक NADH मॉलिक्यूल से मिल जाएगी। फाइन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि NAD पॉजिटिव ने 2 हाइड्रोजन के जो आयन्स है या जो एटम्स है उनको अटैच किया अपने साथ और क्या बनाया, NADH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। और लास्ट में हमने 2 इसलिए लिखा है क्योंकि इसके भी कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अब कुछ बुक्स में आपको NADH2 भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो यही चीज है, बट ज्यादा सही ये होगा, इस तरह से आपको उसको लिखना है, ठीक है। तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, मतलब हाइड्रोजन को निकालने वाला एक एंजाइम है, उसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन को निकाल दिया गया है और हाइड्रोजन को कैरी कर लिया है आपके NAD पॉजिटिव ने, ठीक है। इतनी बात क्लियर। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया है जिसकी वजह से क्या बना है, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फाइन। इसके कितने मोल बने, कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल। भाई यहां से शुरू भी हमने 2 मॉलिक्यूल से किया है, अब हमें कितने मॉलिक्यूल मिले, इसके भी 2 मॉलिक्यूल। फाइन। चलो अब आगे देखो तो जरा क्या हो रहा है। आगे आप देखोगे कि अब यहां से फाइनली इस स्टेप पर आपको कुछ एनर्जी का अमाउंट आपको गेन होना शुरू होगा। मतलब जो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि एनर्जी दे ही रहे थे बस, है ना। यहां पर हमने एक बार एनर्जी दिया, यहां पर हमने एक बार एनर्जी दिया। अब फाइनली हमने जो बिजनेस शुरू किया है, मतलब ये जो साइकिल शुरू हुआ है, ठीक है, इस साइकिल से हमें कुछ आउटपुट मिलना शुरू हुआ है, मतलब कुछ एनर्जी हमको यहां से मिलना शुरू हो गई है। क्या एनर्जी मिली आप देखो जरा कि ADP जो है 2 मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हुआ है, ATP में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। ATP के 2 मॉलिक्यूल्स ATP में कन्वर्ट हुए, दैट मीन्स कि यहां पर एनर्जी क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है। बात समझ में आई। किसकी प्रेजेंस में हो रही है ये सारी, किसकी प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है। देखो अब अगर आपको किसी भी तरह के साइकिल में, क्रेब साइकिल है या फिर आपका ग्लाइकोलिसिस है, इसमें ये देखिए बहुत सारे नेमिंग हो जाती है, कई सारे एंजाइम आ जाते हैं, है ना। तो 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब आप जरा इसके एंजाइम का नाम देखो तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है। मतलब कि जो भी आपका एंजाइम है वो अपने रिलेटेड जो कंपाउंड है उससे मिलता जुलता उसका नाम होता है। फाइन। तो इसलिए आपको नाम को याद करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। किसी भी एंजाइम का नाम अगर आप यहां पर कहीं पर भी देख लीजिए, ठीक है, जैसे यहां पर आइसोमेरिज्म हुआ था तो एंजाइम का नाम क्या था, आइसोमेरेज, ठीक है। यहां पर आप देखोगे तो एंजाइम का नाम क्या है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। मतलब कि नाम कैसे हैं इनके, नाम इनके मिलते जुलते नाम है, आपको याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको पढ़ना है, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 2-4 बार आप इसको लिख करके पढ़ोगे तो ये अच्छे से ध्यान में रह जाते हैं, ठीक है। तो बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ADP कंज्यूम करता है और ATP यहां से फॉर्म हो रही है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं आपके 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड। यहां पर 1,3 था, अब यहां पर क्या है 3-फास्फो। अब इसमें क्या डिफरेंस हुआ, इसमें भी आप देखोगे कि जैसे यहां पर था 6 फॉस्फेट, 6 फॉस्फेट का मतलब कि केवल एक ही पोजीशन पर फॉस्फेट का ग्रुप था, और यहां पर देखो 1,6-बाइफॉस्फेट, मतलब 1 पर भी है और 6 पर भी है, मतलब कि यहां पर 2 फॉस्फेट के ग्रुप अटैच हो गए, एक चेन के शुरू में अटैच हुआ है और एक चेन के लास्ट में जाके अटैच हुआ। तो यहां पर भी आप देखोगे कि 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब जो ग्लिसरिक एसिड का मॉलिक्यूल है उसमें फर्स्ट पोजीशन पर एक फॉस्फेट है और थर्ड पोजीशन पर एक फॉस्फेट है, ठीक है, क्योंकि वो 3 कार्बन एटम का ही कंपाउंड है। यहां से हमको दिख रहा है ना कि 3 कार्बन एटम से हमने शुरू किया है, तो 3 कार्बन एटम का कंपाउंड है, पहली पोजीशन पर एक फॉस्फेट है और थर्ड पोजीशन पर एक फॉस्फेट है। अब उसमें से हुआ क्या, उसमें से यहां से एक फॉस्फेट क्या हो गया है, अब
चला गया है। मतलब कि जो फॉस्फेट का मतलब क्या है, एनर्जी। तो हम यही तो कह रहे हैं कि एटीपी के थ्रू एनर्जी क्या हुई है, हमें गेन हुई है, हमको मिली है ऊर्जा। तो वो ऊर्जा किसने दी है, वो ऊर्जा यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया है और एडीपी को मिल गया, और एडीपी किस में कन्वर्ट हो गया, एटीपी में। क्लियर है इतनी बात। मतलब इस स्टेप में हमको पहली बार ऊर्जा की प्राप्ति हुई है और ये कन्वर्ट हो गया है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और जिसके पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। अब आ जाइए आगे, तो म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है 3 से कितना हो गया है, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, देखो इसका मतलब भी मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर फॉस्फेट का नंबर चेंज नहीं हुआ है। देखो जैसे मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। यहां पर मैंने लिखा, ये देखो, ये एक एल्कोहल का एग्जांपल मैंने लिखा। ठीक है, तो यहां पर 3 कार्बन है, 1 2 3, फाइन। तो 1 2 3 3 कार्बन है, और OH जो ग्रुप है, जो कि एल्कोहल का ग्रुप होता है, ये फर्स्ट पोजीशन पर अटैच है। तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, IUPAC के अकॉर्डिंग जो आपका नाम होगा इसका, वो क्या होगा कि फर्स्ट पोजीशन पर नेमिंग यहां से शुरू होगी, 1 2 3। 3 के लिए आप क्या लिखते हैं, प्रोप। ठीक है, और 1 पर OH है, तो हम क्या लिख देंगे, प्रोप 1 ऑल। क्या लिखा जा सकता है इसे, प्रोप 1 ऑल। फाइन। अगर यही OH ग्रुप मैं इस बीच वाली पोजीशन पर जोड़ दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 2 ऑल, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पर OH ग्रुप आ जाएगा। मतलब कि यहां पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ना तो मॉलिक्यूल्स का नंबर चेंज हुआ है, ना मॉलिक्यूल्स जो है फॉस्फेट ग्रुप का नंबर चेंज हुआ है। ठीक है, देखो इसमें भी 3 कार्बन है और इसमें भी 3 कार्बन है, मतलब कार्बन का नंबर चेंज नहीं हुआ है। फॉस्फेट आप देखोगे तो इसमें भी एक ही फॉस्फेट है और इसमें भी एक ही फॉस्फेट है, बट डिफरेंस क्या है कि इसका जो फॉस्फेट है वो 3rd पोजीशन पर अटैच है और इसका जो फॉस्फेट है वो 2nd पोजीशन पर अटैच है। फाइन। तो यहां से 3 और 2 में आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ 3 फॉस्फेट है और यहाँ 2 फॉस्फेट है। फॉस्फेट दोनों जगह एक ही है, बट उसकी पोजीशन अलग है। यहाँ 3rd पोजीशन पर फॉस्फेट अटैच है चेन में, और यहाँ पर 2nd पोजीशन पर अटैच है। फाइन, चलो तो आगे चले। तो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। अब यहां पर आप देखोगे कि H2O का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, मतलब हाइड्रोलिसिस हो रहा है। देखो इन चीजों को आप समझने की कोशिश करिए, जितना आप इनका मीनिंग समझोगे उतना आपको इसको रटने की बजाय समझने में मजा आएगा। देखो पानी गया, निकला पानी, तो क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोलिसिस, है ना। हाइड्रोजन निकला तो क्या बोला, डिहाइड्रोजिनेसिस। बात समझ में आ रही। तो इन टर्म्स को आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप टर्म को समझोगे तो आपको उसको रटना नहीं पड़ेगा, ऐसा बार बार रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा कि भाई यहां से हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल निकला तो वाटर मॉलिक्यूल निकला, दैट मीन्स यहां पर क्या हुआ है, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन जिसको बोला जाता है, या जल के एक अणु का यहां पर क्या हो गया है, उसको निष्कासित कर दिया गया है। एनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है और फाइनली क्या बना, फास्फोइनोल पाइरूवेट। ठीक है, अब आप फिर से देखोगे कि एंजाइम का नाम और बनने वाले कंपाउंड के नाम में सिमिलरिटीज हैं, मतलब दोनों में समानता है। इसलिए इसको भी आपको समझ के पढ़ोगे तो आपको एंजाइम में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये एंजाइम यहां पर लिखना था आप यहां पर लिख दोगे। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखें। अब आगे देखो, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स बने, यहां पर भी 3 कार्बन, यहां पर भी 3 कार्बन, यहां पर भी 3 कार्बन। दैट मीन्स कि कार्बन का नंबर कम नहीं हो रहा है ना। मतलब जो आपने यहां से शुरू किया है, यहां पर भी 3 कार्बन वाला ही आपका कंपाउंड है, और लास्ट में जो पाइरुविक एसिड बना है वो भी कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। मतलब कि यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा है। अब एक नया टर्म बता दिया मैंने कि कार्बन का रिमूव होना मतलब डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो कार्बन विकार्बोनीकरण जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो यहां कार्बन निकल रहा है क्या, कार्बन नहीं निकल रहा है, मतलब कि डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा है। कार्बन की जो चेन यहां पर थी वही चेन यहां पर भी है। फाइन। अब आप देखो कि फास्फोइनोल पाइरूवेट फिर से क्या कर रहा है, आपको कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। एटीपी यहां पर आप देखोगे कि अब फास्फोइनोल पाइरूवेट से क्या बना है, पाइरुविक एसिड। मतलब इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अब क्या हो चुका है, बाहर निकल चुका है। फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकला तो उसको किसने एडॉप्ट कर लिया, उसको किसने पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया अपने एडीपी ने। ठीक है, एडीपी के 2 मॉलिक्यूल आए, उन्होंने उसको अटैच किया अपने साथ जोड़ लिया, और वो किसमें कन्वर्ट हो गए, वो कन्वर्ट हो गए हैं एटीपी में।
बात समझ में आ रही है कि एटीपी आपको कब मिल रहा है? एटीपी एक तो यहां पर मिल रहा है हमें, ठीक है, एक बार हमें यहां पर मिला था, इससे पहले हमने एटीपी इसको प्रोवाइड किया है, ठीक है, अभी हमको एटीपी मिलना शुरू हुआ है। यहां पर हमें 2 एटीपी के मॉलिक्यूल मिले, यहां पर भी हमें 2 एटीपी के मॉलिक्यूल मिल गए। मतलब चलो वो तो हम बाद में काउंट करेंगे कि टोटल कितने एटीपी हुए। अभी आप ये समझो कि फॉस्फेट ग्रुप इस कंपाउंड से निकल गया है और उस फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर लिया है एडीपी ने, और वो डाई की जगह क्या हो गया है? ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? चलो फिर फाइनली जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा वहां पर किस में कन्वर्ट हो गया है? वो इस एटीपी को देकर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। पायरुविक एसिड में फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट हो चुका है, और ग्लाइकोलिसिस का एंड इसी पायरुविक एसिड पर ही होता है, ठीक है। और पायरुविक एसिड भी 3 कार्बन वाला ही एक कंपाउंड है, और उसके कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। क्लियर है? चलो, तो ये पूरा ग्लाइकोलिसिस का साइकिल है जो कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है सेल के साइटोप्लाज्म में। फिर दूसरी खास बात क्या है इस साइकिल की? दूसरी खास बात ये है कि ये एरोबिक सिचुएशन में भी होता है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। एरोबिक सिचुएशन में भी होता है और एनएरोबिक सिचुएशन में भी होता है। मतलब किसी भी तरह का सेल है उसमें ग्लाइकोलिसिस होगा। तो ग्लाइकोलिसिस की एक बार मैं समरी फिर से बता देता हूं आपको फटाफट। क्या होता है ग्लाइकोलिसिस? पहली चीज, ग्लाइकोलिसिस होता कहां पर है? ग्लाइकोलिसिस होता है सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। दूसरा कि ग्लाइकोलिसिस एरोबिक एंड एरोबिक दोनों सिचुएशन में होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होता है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी होता है। फाइन। चलो, क्या क्या होता है ग्लाइकोलिसिस में? ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कि 6 कार्बन कंटेनिंग होता है, उसके अंदर कार्बन के 6 जो है आपका 6 कार्बन होता है। यहाँ पर फर्स्ट में आपको एटीपी उसको प्रोवाइड करना पड़ेगी, क्योंकि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए। तो न्यूनतम ऊर्जा की एक मात्रा यहाँ हमने दी, जो कि एक फॉस्फेट ग्रुप कंज्यूम कर लिया गया है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फाइन। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है आइसोमेरिज्म के थ्रू कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी बताया है मैंने आपको, कि दोनों में डिफरेंस है कि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसके पास 2 साइड चेन होती है, फ्रक्टोज के पास, इसीलिए उसमें 2 फॉस्फेट अटैच हो सकते हैं, ठीक है। ग्लूकोज के पास एक ही साइड चेन है, इसीलिए उसमें केवल एक ही मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हो सकता है। फाइन। चलो, तो अब बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर से एटीपी कंज्यूम करके और यहां पर बनाता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। देखो, एक फॉस्फेट तो फ्रक्टोज के पास पहले से ही है, दूसरा फॉस्फेट उसने लिया एटीपी से। एटीपी में 3 फॉस्फेट ग्रुप है, तो एक फॉस्फेट चला गया इसके पास और एडीपी में कन्वर्ट हो गया। वो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया, एक फॉस्फेट ग्रुप दे दिया उसने इस कंपाउंड को, तो वो बन गया फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। मतलब उसकी फर्स्ट पोजीशन पर भी फॉस्फेट है और लास्ट पोजीशन पर भी फॉस्फेट है। फाइन। और ये सब किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक। नेक्स्ट आप चलेंगे तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है वो डिसोशिएट हो रहा है, वो ब्रेकडाउन हो रहा है, टूट रहा है 2 आपके अदर मॉलिक्यूल्स में। पहला है हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। मतलब एक बना एल्डिहाइड, एक बना कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड का ग्रुप ये होता है और कीटोन का ग्रुप ये होता है और एल्डिहाइड का ग्रुप होता है ये, ठीक है। दोनों ही कार्बोक्सिलिक कैटेगरी के कंपाउंड है। फाइन। अब यहां से जो आपका साइकिल आगे बढ़ेगा वो किसको लेकर आगे बढ़ेगा? ग्लिसरैल्डिहाइड को लेकर आगे बढ़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्लिसरैल्डिहाइड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो एंड में होता है, इसीलिए उसके साथ किसी को अटैच करना इजी होता है। कीटोन का जो ग्रुप है वो सेंटर में होता है, ठीक है। सेंटर की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ कीटोन दोनों तरफ से क्लोज्ड होता है, इसलिए उसमें किसी नए को ऐड करना मुश्किल होता है। और यहाँ पर जो एल्डिहाइड है वो लास्ट में होता है, इसलिए उसके साथ कोई भी इजीली अटैच हो जाता है। फाइन। तो यहाँ से ग्लिसरैल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल जिसमें 3 कार्बन होते हैं वो आगे रिएक्शन में जाते हैं और उसमें से डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। हाइड्रोजन रिमूव होना या हाइड्रोजन का निकलना, उसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन होना, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हुआ किसका? ग्लिसरैल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमेशा क्या बनता है? एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमेशा बनता है एसिड।
तो फाइनली हमको क्या मिला, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुई है उसको कैप्चर करने के लिए, उसको अटैच करने के लिए NAD के 2 मॉलिक्यूल आते हैं जो हाइड्रोजन को अटैच करके NADH में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये भी बेसिकली एनर्जी का ही एक सोर्स है, मतलब इससे भी हमें फाइनली एनर्जी मिलने वाली है, ठीक। फिर आगे देखो तो 1,3 बाईफॉस्फेट जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 का मतलब यहाँ पर 2 फॉस्फेट थे, एक फर्स्ट पोजीशन पर एक थर्ड पोजीशन पर। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का मतलब इस एसिड की चेन में केवल एक ही फॉस्फेट ग्रुप है और वो भी कौन सी पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर है। इसके भी 2 मॉलिक्यूल बने और ये जो फॉस्फेट यहाँ से निकला वो किस में कन्वर्ट हुआ, ATP में, ठीक है। ADP ने इस फॉस्फेट को गेन किया और किस में कन्वर्ट हो गया, ADP में। मतलब ग्लाइकोलिसिस में हमें पहली बार जो है एनर्जी कहाँ पर मिल रही है, वो इस स्टेप पर हमको एनर्जी मिल रही है। फाइन। अगला देखो कि ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 3 और 2 का भी मैंने आपको बताया कि मतलब क्या होता है। 3 का मतलब कि इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में जो फॉस्फेट है वो 3 पोजीशन पर है और इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में जो फॉस्फेट है वो 2 पोजीशन पर है, ठीक है। चेन में 1-2 पोजीशन, मतलब एक पोजीशन का डिफरेंस है, ये थर्ड पर है, ये सेकंड पर है। फाइनल। इसके बाद इसके भी 2 मॉलिक्यूल है जो कि एनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में H2O का एक मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं और फाइनली बनाते हैं फास्फोइनॉल पाइरूवेट, ठीक है। H2O का निकलना कहलाता है हाइड्रोलिसिस, मतलब पानी का जहाँ भी आप वाटर का लॉस हुआ है, यहाँ पर भी वाटर का लॉस हुआ है, तो फास्फोइनॉल पाइरूवेट जो है फिर से कन्वर्ट होता है पाइरुविक एसिड में, जो कि फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देखो वही चीज़ हो रही है जो यहाँ पर हो रहा था। ये देखो कि ADP आया, ठीक है। ADP ने क्या लिया, ADP ने फॉस्फेट ग्रुप को अटैच किया और किस में कन्वर्ट हो गया, ATP में, ठीक है। मतलब डाइफॉस्फेट जो था वो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि यहाँ से भी हमको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और पाइरुविक एसिड लास्ट में बनता है जिसके पास 3 कार्बन होते हैं और ये ग्लाइकोलिसिस साइकिल का फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसके आगे, ठीक है, शुरू कहाँ से होता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज से, और खत्म कहाँ पर हुआ है, पाइरुविक एसिड पर। ये सब करने से फायदा क्या हुआ भाई, सेल को क्या फायदा हुआ ग्लाइकोलिसिस करने से। ग्लाइकोलिसिस करने से सेल को फायदा ये हुआ कि उसको एनर्जी मिली। कितनी एनर्जी मिली उसकी भी काउंटिंग अब हम करते हैं। आप देखोगे कि पहले तो हमने इसको ATP एक यहाँ पर दिया है ना, दूसरा ATP हमने प्रोवाइड किया, मतलब ये हमारा इन्वेस्टमेंट था, हमारी सेल ने अपनी तरफ से इसको ऊर्जा दी थी, ठीक है। तो ये 2 ATP तो हमने दिए हैं। अब इससे मिले कितने ATP वो देखो जरा। यहाँ पर आप देखोगे कि ATP के 2 मॉलिक्यूल मिले, है ना। यहाँ पर देखोगे ATP के 2 मॉलिक्यूल, मतलब टोटल कितने हो गए, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ATP के 4 अणु आपको यहाँ से मिल रहे हैं। साथ ही में आपको क्या मिल रहा है, NADH के भी 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। और हमें पता है कि NADH2 जो है या NADH प्लस H पॉजिटिव जो है उसके पास एक मॉलिक्यूल के पास 3 ATP होते हैं, मतलब ये डायरेक्ट एनर्जी का सोर्स नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर काउंटिंग लिख रखी है, ये देखो 2 ATP हमने प्रोवाइड किया ग्लाइकोलिसिस को, ठीक है, और मिले कितने हमको, 4 ATP। ये माइनस का मतलब कि ये हमने दिया है एनर्जी, मतलब हमने इन्वेस्ट किया था, प्लस का मतलब जो हमको रिटर्न मिला है, ठीक है। और NADH प्लस H प्लस के 2 मॉलिक्यूल मिले जो कि इस स्टेप पर मिल रहे हैं, आपको देखो यहाँ पर मिल रहे हैं, है ना। 4 ATP यहाँ पर मिल रहा है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। तो फाइनली देखो आप कितनी ATP हमको मिली कि NADH को अगर 2 से करोगे तो एक NADH के पास 3 ATP होती है, तो 6 ATP हो गई, यहाँ पर 4 हो गई, यहाँ पर 2, तो 6 + 4 10, 10 में से 2 जब माइनस हुआ तो कितना बचा, 8। मतलब कि ग्लाइकोलिसिस के पूरे साइकिल से हमको कितने ATP मिल रहे हैं, 8। बट इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली है, कौन सी है, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखने वाली ये है कि बेटा यहाँ पर जो है ये जो 6 ATP आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये 6 ATP आपको ग्लाइकोलिसिस में नहीं मिलने वाले हैं। ये मिलेंगे कहाँ पर, जब आप इस NADH प्लस H पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन करोगे। मतलब ये जो एनर्जी है ये अभी हमको नहीं मिलेगी, ये मिलेगी कब जाकर, लास्ट में जब फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब कि इनका ऑक्सीडेशन होगा
तब फाइनली ये हमको एटीपी के फॉर्म में मिलेंगे। अभी भी ये है एनर्जी, बट ये उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हमारी सेल उसको यूज करती है। फाइन, तो मतलब इसको भी हम एज अ एनर्जी काउंट कर रहे हैं क्योंकि ये एनर्जी का ही सोर्स है, बट अभी इससे एनर्जी हमको मिलने वाली नहीं है। ये एनर्जी हमको कहाँ मिलेगी? जब इसका ऑक्सीडेशन होगा लास्ट वाले साइकिल में। तो अगर सिर्फ ग्लाइकोलिसिस से एनर्जी की बात करें तो हमें ग्लाइकोलिसिस से केवल कितनी एटीपी मिलती है? 2 एटीपी, ठीक है, जो कि हमको यहाँ से मिल रही है। 2 तो हमने दी थी, तो जो हमने माइनस कर दी, तो बचे कितनी? 2। और ओवरऑल अगर देखे जाए तो 8 एटीपी मिलते हैं, पर ये जो 6 एटीपी हैं वो बाद में मिलते हैं। फाइन, तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, जिससे हमें एटीपी का जो गेन है वो 2 एटीपी आपको मिल रही है, और लास्ट का जो उसका फाइनल प्रोडक्ट है वो पायरुविक एसिड बन रहा है। क्लियर इतनी बातें?